जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो हिंदी की क्लास है वो डेमो क्लास हमारी चल रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये हमारी क्लास का जो है वो डे 2 है। यहाँ पर हम लोगों ने डे 1 में जो है वो वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया था, और जिनके रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो है हर एक चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा-सा ध्यान से देख लेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए जो पेपर का जो पैटर्न है उसको समझना और जो क्वेश्चंस किस प्रकार से उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है। तो बिना रुकावट, बिना किसी देरी, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उसको। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो पूछा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो ऊष्मा निकलने का मतलब है, जैसे हम इसको, अगर हमें एक तरह से याद होना चाहिए पहली चीज तो, कि शासा शाह जो हमारे हैं वो ऊष्म व्यंजन है। अगर नहीं भी हमें याद है तो हमें नाम से क्लियर रहना चाहिए कि ऊष्मा का अर्थ होता है कि मुख से हवा निकले या ऊष्मा या एनर्जी निकले। तो उसके लिए अगर आप लोग बोल के देखेंगे इनको, शा श सा हा ता था दा धा, तो हम ध्यान दे रहे हैं कि जो ऊष्मा है वो इन्हीं में से शा श सा हा से ही निकलती है। बाकी अगर ता था दा धा देखें, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, तो ये क्या है? ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। इनको हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में कवर किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किए जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? पूछा गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन नहीं होगा, महाप्राण नहीं होगा, अल्पप्राण नहीं होगा। महाप्राण क्या होते हैं? जिनमें वायु ज्यादा निकलती है। अल्पप्राण जिनमें वायु कम निकलती है। और सघोष और अघोष दो व्यंजन हमने आपको उस क्लास में से पढ़ाए हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था वो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 1 और 2 किसका था, 1 और 3, या 3 और 4 किसका था। ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अघोष वर्ण। आगे बढ़ते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो आ गए कौन से व्यंजन हमारे? य र ल और व। तो इन व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हमारे होते हैं का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के हमारे 25 व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन हमारे हो गए शा श सा हा। अंतस्थ व्यंजन हमारे हो गए या, र, ल, व। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। तो व्यंजनों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हम लोग उनकी कैटेगरी को याद कर लें, कौन सा व्यंजन किस उसमें आ रहा है। तो इससे हमें क्या होगा, आगे चल के काफी पेपर में इजी रहेगा। आते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ ध्वनि वो होगी जो ओठ से बोली जाएगी। ला, र, सा। क्या ये ओठ से बोलेगा? नहीं। अगर हम देखें कि पा वर्ग, जो हमारा पा वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? हमारे ओष्ठ से। तो पा वर्ग में आते हैं पा, पा, बा, बा, भा, मा। तो ये हमारे 5 आते हैं किसमें? पा वर्ग में। तो पा वर्ग में जो आते हैं वो होते हैं हमारे ओष्ठ व्यंजन। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृद्ध। तो हम जानते हैं ये वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ये हमारा थोड़ा सा संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर हम जानते हैं आ से लेकर के कहाँ तक होते हैं? आ इ ई उ ए ओ औ। मूलतः ये स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। इनके बाद भी दो होते हैं जिनको कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह कितने हैं हमारे? दो। कहीं कहीं पर चंद्र बिंदु को भी अयोग वाह में दिखा दिया जाता है, लेकिन मूलतः हमारे अयोग वाह कितने होते हैं? दो। तो ये जो दो अयोग वाह हैं, इनको हम अलग रखते हैं तो कुल संख्या हो जाती है हमारी 13। नहीं तो हम अलग रखने पर संख्या हमारी कितनी है? 11। तो हमारे 11 स्वर होते हैं। अब इनमें से देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है। आ भी हमारा स्वर है, ऊ है, ए है, बा नहीं है। तो यानी करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है?
सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो अघोष सघोष हमने आप लोगों को पढ़ाया था, अघोष सघोष आप लोगों को पढ़ाया था, तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दा। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, अघोष और सघोष क्या होते हैं, सबको पता है अघोष और सघोष। हाँ, तो अघोष और सघोष आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। अघोष और सघोष, तो अघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है। किसका? स्वर तंत्रियों का। अब स्वर तंत्रियां क्या हैं? जब हम बोलते हैं मुख से तो हमें ऐसा महसूस होगा कि गले पर हमारे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन, कंपन। कंपन महसूस होता है जिनमें, उनको कहते हैं सघोष। जिनमें कंपन नहीं होता है उनको कहते हैं अघोष। जिनमें कंपन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अघोष। तो जो हमने बताया था एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि अघोष वर्ण जो होते हैं, अघोष वर्ण वो होंगे जैसे पहला और दूसरा। इनमें आ गया का, खा, गा। अब आपने जैसे ही गा बोला तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है। तो यानी पहला और दूसरा जो होता है वो हमारे अघोष होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष का मतलब हो गया सघोष। घोष का मतलब यहाँ पे है सघोष। तो सघोष कौन सा होगा? पा नहीं होगा, टा नहीं होगा, फा नहीं होगा, दा। दा बोलने में हमारे स्वर तंत्री में कंपन होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया? दा। तो अघोष का जो फॉर्मूला होता है 1 2, सघोष का फॉर्मूला होगा 3 4। तो जो भी अपने वर्ग में तीसरे या चौथे नंबर पर व्यंजन आएगा वो होगा सघोष। आइए देखते हैं एक बार इसको क्लियर करके। पा वर्ग में आता है पहला पा, फा, बा, भा, मा। फिर आता है दा, यानी ता, था, दा, धा, ना। ये आ रहा है हमारे तीसरे पे, ये आ रहा है हमारे तीसरे पे। और जो सघोष होते हैं, सघोष होते हैं उनका फॉर्मूला हमने आपको बताया 3 और 4 होता है। तो यहाँ से हमको इस तरीके से इसको क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा लगभग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं वर्ण या अक्षर को। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्यों? क्योंकि वर्णों से ही आगे चल के क्या बनता है, वर्ण मिलके आगे चल के बनाते हैं शब्द। खूब सारे शब्द मिल करके बनाते हैं वाक्य, और वाक्यों से मिलकर ही फिर हमारे आगे के जो भी जैसे कहानी और ये सब आगे चल के हमारे गद्य ये सब बनते हैं। तो हमें ध्यान देना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? वर्ण। क्योंकि वर्णों से ही हमें पता चलता है कि उस भाषा को हमें पढ़ना कैसा है, लिखना कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो अघोष और सघोष जो है काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन जो है वो हमने बार बार से दे दिए हैं कि कम से कम आप लोगों को एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग अघोष याद करें, अघोष होता है 1 2, घोष याद करें या सघोष याद करें, सघोष होते हैं 3 और 4, सघोष होते हैं 3 और 4। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। खा नहीं है, चा नहीं है, छा, चा छा जा ये भी नहीं है, पा फा बा भा मा ये है माँ। माँ बोलने पर क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। माँ बोलने में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा माँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो एक बार चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो से में बने रहने के लिए आप लोग सिलेक्शन गाइडर चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो पड़ेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से कोई एक वर्ण है जो व्यंजन नहीं है। तो अगर हम देखें, खा व्यंजन है, रा है, या है। क्या हमारा ऊ व्यंजन है? ऊ व्यंजन हमारा नहीं है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऊ। ऊ जो है वो हमारा क्या है? स्वर। इसमें से ऊ हमारा क्या है? स्वर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का मतलब हो गया जो ओठों से बोली जाए, या होठ, होठों से जो बोली जाएगी। तो होठों से बोले जाने वाले कौन से वर्ग होते हैं? पा वर्ग। एक बार इसको फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। का, चा, टा, ता, पा। का वर्ग हो गया कंठ से, का से कंठ हम लोगों ने याद किया था। चा वाला तालु, टा वाला मूर्धा। ता वर्ग किससे बोला जाता है? दंत से। पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान दें
तो जो हमारा पे यहाँ पर का वर्ग कंठ के लिए, चा वर्ग तालु, टा मूर्धा, ता दंत और पा ओष्ठ। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है, पा है ओष्ठ, बा है, मा है, ता नहीं है, यानी ता उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया। इसमें पूछा है ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ नहीं है हमारा कौन सा, ता वर्ग जो है हमारा, ता किससे आता है, ता आता है हमारा दंत, तो ता है हमारा दंत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है, अगर स्वर होगा तो व्यंजन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो स्वर न होने पर क्या होगा, कोई भी व्यंजन नहीं होगा। व्यंजन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, मतलब वो स्वर होगा। तो ऊ जो है हमारा क्या है, ऊ हमारा स्वर है। ऊ हमारा क्या है, स्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, 52 आप लोगों को हम बता चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। अब नासिक व्यंजन आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि नासिक व्यंजन कौन सा होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम उसको एक बार बता दे रहे हैं। नासिक व्यंजन वो होते हैं, हाँ, नासिक व्यंजन निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है, शा, इया, गा, जा। तो जिसमें एक तरह से आप कह लीजिए जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो नाक से निकले, मतलब नाक से, यानी नासिका, इसको कहते हैं नासिका। नाक से निकले वायु, वायु नाक से निकलने का मतलब हो गया है कि वायु जो है मुंह से बोलते समय वो वायु जो है वो नाक से निकले, आपको ऐसा फील हो कि नाक से हवा हमारी निकल रही, जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। तो ये 5 होते हैं नासिक, कितने हो, कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया और अड़ा, ना और मा। ये 5 हमारे क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। कौन से, नासिक के व्यंजन। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आप लोग कमेंट में भी करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि कौन सा नासिक व्यंजन है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नासिक व्यंजन है, इया जो है हमारा इससे मैच कर रहा है, यानी इया जो है हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न कौन ए और ऐ, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ऐ वर्ण देखिए नासिक के तो नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, ओष्ठ भी नहीं है, यानी कंठ तालव्य है। मतलब ये कंठ और तालु दोनों से मिला करके बोले जाते हैं। कंठ और तालु से ए ऐ, ये कंठ और तालु दोनों को मिला करके बोले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, इनको कहते हैं कंठ तालव्य। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी, ऐसी ध्वनि जो कंठ से बोली जाती है। हम पहले ही बता चुके, का वर्ग, का वर्ग जो होता है वो किससे बोला जाता है, कंठ से। तो का वर्ग इससे बोला जाता है, उत्तर हमारा हो गया का, खा। ठीक, या रा ला वा हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चा चा जो हो जाएंगे हमारे होंगे तालु से बोले जाएंगे, तालव्य व्यंजन होंगे। टा ठा हमारे हो जाएंगे मूर्धा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन मतलब जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। तो अगर हम देखें, का से हमारा कंठ वाला, चा वर्ग हो गया तालु, फिर आ गया हमारा टा, ये हो गया हमारा मूर्धा से। किससे हो गया, मूर्धा से। तो टाव, टा ठा डा ढा, ये हो गए हमारे कौन से, मूर्धन्य व्यंजन। कौन से व्यंजन हो गए हमारे ये, मूर्धन्य। आप लोगों को ये जो 5 स्पर्श व्यंजन के जो बोलने के तरीके वाला मैंने बताया है पीछे, इस पे इसको आप लोगों को ध्यान एकदम दे देना है, ये चीज किसी को गलत नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है, निम्नलिखित में से उच्चारित मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कंठ तालु मूर्धा, मूर्धन्य व्यंजन हो गए आपके टावर्ग, मूर्धन्य व्यंजन हो गए टावर्ग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है।
अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जिनमें निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? वे वर्ण होते हैं जिनमें हवा जो है, वायु जो है या मुख से हवा जो होती है वो कम निकलती है। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब एक तरह से आप समझ लें हवा, तो अल्प प्राण का मतलब हो गया जिसमें वायु कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है। तो कम वायु वाले हो गए, मतलब इसमें देखिए आ ये नहीं है, का गा, यानी हमने एक चीज बताई थी, इसका कोड क्या था, 1 और 3 हो गया अल्प प्राण, और 2 और 4 ये हो गया हमारा क्या, महाप्राण। अब महाप्राण का मतलब ज्यादा हवा, अल्प प्राण का मतलब कम हवा। तो ये कोड जो थे 1 2 3 4, 1 3 2 4, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले हो जाते हैं किसके, हमारे पहले दोनों हैं हमारे किसके लिए, अघोष और सघोष के लिए, अघोष और सघोष के लिए। और दूसरे जो हो गए हमारे ये किसके हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है। इसको याद रखने से क्या होगा, हमारे अल्प प्राण और महाप्राण के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो 1 और 3 जो हो गया हमारा अल्प प्राण है, 2 और 4 हमारा महाप्राण। अब देखते हैं इसमें कौन सा 1 और 3 में गिरता है। तो था और धा, क्या ये गिर रहा है, पा फा बा भ म, ये भी नहीं गिर रहा है, ये 2 और 4 है। ता था, ये भी 2 4 है। और ये जो है हमारा ये है 1 और 3, यानी हमारा उत्तर जो हो गया का और गा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, का और गा। कौन से हैं, का और गा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, जो नवीन विकसित का मतलब क्या है, धीरे धीरे जो ये तो सारे एक साथ के हैं। और नवीन विकसित कौन सी है, खा और गा, जो दूसरी भाषा से एक तरह से आ गए। इनको ख नुक्ता के साथ, जब नुक्ता जो है वो नवीन में आता है, तो इस वजह से क्या है, ये खा और गा जो हो गए नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन क्या होता है, आप लोगों को द्वित्व व्यंजन बताना है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? उत, पहला है पुनः, दिल्ली, उत्साह, इलाहाबाद। द्वित्व व्यंजन कोई बताए, जिसको भी पता होगा लोगों को कमेंट करना है। ठीक। तो द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिसमें एक ही व्यंजन क्या होता है, लगातार आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, कल्लू। तो कल्लू लिखने में क्या है, ला वर्ड जो है वो पुनः आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जिनमें एक व्यंजन का दोबारा प्रयोग हो, उसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या हो रहा है, एक ही व्यंजन आ रहा है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, अलग अलग दो व्यंजन आकर के मिलते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, अलग अलग दो व्यंजन आकर के मिलते हैं। जैसे ये त्रा, छ, त्रंग, ज्ञा, ये सब क्या होते हैं, स्रा, ये सब होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। लेकिन द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, एक ही व्यंजन दो बार आ जाए, एक ही व्यंजन दो बार आ जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, पुनः नहीं, दिल्ली, दिल्ली हमारा हो सकता है, उत्साह नहीं है, इलाहाबाद नहीं है। उत्तर हमारा क्या है, दिल्ली। दिल्ली में क्या हो रहा है, दो वर्ण जो है वो, एक ही वर्ण जो है वो बार बार यानी दो बार रिपीट कर रहा है। द्वित्व का अर्थ हो गया एक तरह से दो बार। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, सब लोग याद करते चलेंगे इसको। और अगर जो भी कोई क्वेश्चन ठीक लग रहा हो तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह 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 कौन से व्यंजन कहलाते हैं, क्लियर हो गया है सबको। शाह 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 कौन से व्यंजन होंगे, शाह 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 होंगे हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ता हो। स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन दोनों एक ही है, दोबारा रिपीट हो गया। प्रकंपी व्यंजन ऐसा करके कुछ। तो उत्तर हमारा हो गया ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, किसमें आती है, छ ध्वनि। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो जो श ध्वनि है ये हमारा होता है क्या, संयुक्त वर्ण। क्या होता है, संयुक्त। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो पूछा है छा किसमें आता है, का और
छा से मिल करके बनता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। अगला सवाल है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में पूछा है छा वर्ण जो है वो किस वर्ण के बाद में आता है। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग से यानी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? ट्रिकी। हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्ञा के बाद इनको पढ़ते हैं, ज्ञा के बाद, लेकिन शब्दकोश के अनुसार ये जो शब्द है हमारा ये किसके बाद आना चाहिए? का के बाद, क्योंकि का में ही ये शा जोड़ रहा है तब ये छा बन रहा है, इसीलिए क्या इसको कहते हैं हम लोग? ये आएगा किस वर्ण के बाद? ये का वर्ग के बाद आएगा। ठीक, शब्दकोश का क्रम पूछा जा रहा है, वर्णमाला का क्रम नहीं पूछा जा रहा है। तो शब्दकोश के क्रम में का के बाद ही आएगा छा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये क्वेश्चन जो था ये कल हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने एकदम क्लियर किया था कि इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है? एक ये पार्ट है और एक ये है, धा नहीं मिलके बन सकता, ना और या से मिलके नहीं बन सकता। तो हम लोग जानते हैं कि जो व्यंजन होगा उसमें उसके साथ हमें क्या लगाना होगा? हलंत और इया, तब ये जाके हमारा क्या बनता है? ज्ञा। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया? सी ऑप्शन या बी ऑप्शन, आप जो भी कह लें इसको। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको हम बता चुके हैं। अघोष वर्ण आपको बता चुके हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिनमें अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। तो जिनमें वायु मतलब ये कंपन होता है, स्वर तंत्री में कंपन होता है, उनको नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको सघोष कहते हैं। तो अघोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? पहले और दूसरे। सघोष कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा। हर वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों में पहला दूसरा जो होगा वो अघोष होगा, तीसरा चौथा होगा वो सघोष होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा हो सकता है। पा फा बा ये नहीं है, चा छा जा ये भी नहीं है, शा 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 हा ये भी नहीं है, और सा। और कौन सा है? सा। एक बार ध्यान से फिर से देखते हैं। पा फा बा, चा छा जा, शा 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 हा, और तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? उत्तर हमारा हो जाएगा अघोष पूछा है। हाँ, तो उत्तर हमारा हो गया सा। ये सा, ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये हमारे क्या है? कोड है इसके। आगे बढ़ते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा, का, खा, गा, घा, ये 4 है, तो इसका उच्चारण हमारा कौन सा हो गया? का वर्ग के जो भी होंगे वो किससे बोले जाएंगे? कंठ से। तो उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया? कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वही होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 होते हैं। तो ये वाला हम आपसे पूछा है ज्ञ, ये किससे मिलके बनता है? पीछे क्वेश्चन में भी आप लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत वाला होता है हमारा ता, था, दा, धा और ना। ये होते हैं हमारे दंत व्यंजन। तो दंत मतलब जो दा से बोला जाए, तो इसमें हमारा टा जो है, टा होता है मूर्धा का। उत्तर हमारा हो गया, पूछा है नहीं है, नहीं है तो टा हमारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर जो जीभ जो है वो पीछे की तरफ से करके बोला जाए, जो जीभ को पीछे की तरह करके बोला, पीछे की तरफ करके बोला जाए, जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहे, या तो ये कह सकते हैं कि जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर हमारे जो होते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? एक आ हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऊ, तीसरा हो गया ऊ, चौथा हो गया ओ, फिर होता है हमारा औ, और भी हैं जैसे आ, ये जो आगत है,
ये सब हमारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। कौन से हैं, पश्च स्वर। ये है हमारे पश्च स्वर मुख्यतः। तो यहाँ पे देखें हम लोग, ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग जिसमें लगा हो, विसर्ग हम लोग जानते ही हैं, ये दो बिंदी लगती हैं। संस्कृत में तो लगभग हर वर्ड में ही रहता है, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही शब्दों में विसर्ग पाया जाता है। तो निष्प्रह जो होगा वो हमारा क्या है, विसर्ग से बना हुआ शब्द है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, स्वर पहचानना है। ए हमारा स्वर है, बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों है हमारे व्यंजन। ये तीनों क्या है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा में हमारा या जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो गया। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ, ओ, ओ कहाँ से बोला जाता है, ओ। तो ओ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो केवल दंत से नहीं है। ओ जो है हमारा, वो केवल दंत से नहीं है। अगर ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है हमारा मूर्धा। क्या है, मूर्धा। मूर्धा से क्या ये बोला जा रहा है, नहीं, मूर्धा से नहीं बोला जा रहा। तो कौन सा होगा, इसमें हमारा करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। कंठ का मतलब हो गया हमारा गला, कंठ और ओठ मिला करके बोली जाने वाली ध्वनि है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ। ये कौन सी ध्वनि है, ओ। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए, 35 क्वेश्चंस को कवर किया है। और आगे भी चल के इसी तरह हम लोग टोटल वर्णमाला से ही अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके रिपीट ना हो। रिपीट ना होने से क्या होगा, आपको हर एक क्वेश्चन में नया एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमें जो तैयारी है वो क्वेश्चंस के माध्यम से हमको समझ में कोई भी चीज़ ज़्यादा आती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नए नए करते रहें। तो इसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे आपको सबको पता है कि व्यंजन के पार्ट, सारे पार्ट हमने बता दिए, लेकिन कुछ अभी जैसे आगत, आगत व्यंजन कौन से होते हैं। आगत व्यंजन हमारे होंगे आगत स्वर। आगत व्यंजन, आगत होते हैं जा और फा। ये हो गए बाहर से आए हुए, आगत होते हैं वे जो बाहर से आए हुए होते हैं। उसके अलावा आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, आप लोगों को पता ही है। डा और ढा जो होता है हमारा, डा और ढा, ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। कौन से होंगे, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हो गए। तो ये हो गए हमारे उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। और स्वर की संख्या, स्वर हो गए 11। कुल हो गए कितने, 52। बचे हुए कितने हुए, कौन से हुए, व्यंजन, जिनको हम लोग 33 कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे व्यंजन। कंठ, तालु, मूर्धा सब आप लोगों को क्लियर ही हो गया। अगर पूछा जाए अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर हमारे कौन कौन से हैं, ई, ई और ए और आए। तो इनको याद रखना है। अग्र स्वर कौन से हो गए, पश्च स्वर कौन से होते हैं। एक होता है हमारा मध्य स्वर, होता है आ, मध्य स्वर होता है आ। पश्च स्वर अगर बताया जाए, पश्च स्वर होता है, पश्च स्वर होते हैं आ, उ, ऊ और ओ, ओ, औ। ये हो गए हमारे पश्च स्वर। एक ये आगत होता है और जिसको कहते हैं, ये हो गए हमारे पश्च स्वर। कौन से स्वर हो गए, पश्च स्वर। मध्य स्वर हमारा आ हो गया। अग्र स्वर हमारे ई ए हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक चीज और होती है जिसको कहते हैं समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर हमारा होता है
कौन सा समृद्ध स्वर हमारे होते हैं? दो, एक होता है ई और एक होता है ऊ। तो ये क्यों, किसको किसको कौन सा स्वर कहते हैं, हर एक स्वर की परिभाषा ये कल आप लोगों को हम अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों के लिए यह काम है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनकी जो परिभाषा है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अर्ध स्वर किसको कहते हैं, अर्ध स्वर किसको कहते हैं, और अग्र स्वर किसको कहते हैं, पश्च स्वर किसको कहते हैं, विवृत किसको कहते हैं, अर्ध विवृत किसको कहते हैं, ये सब आप लोगों को लिखना है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, सबको उस पे कमेंट करना है। एक आप लोग जानते होंगे एक व्यंजन और आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जो होता है उसको वो होता है रा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जानना चाहिए। एक होता है पार्श्विक, पार्श्विक होता है कौन सा हमारा, पार्श्विक ला है, लुंठित रा है। तो इन वर्णों को हम लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ प्रकार के व्यंजन के क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं उनको कल की क्लास में हम लोग इंक्लूड कर देंगे। अलोंग विद हमारे कल की क्लास में 50 क्वेश्चंस होंगे। उन 50 क्वेश्चंस का हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा और बने रहिएगा अपने सिलेक्शन गाइडर फैमिली के साथ, सिलेक्शन गाइडर फैमिली के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हिंदी की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर ऐसे ही आज से चलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। जय हिंद।